तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने यस सर। इंट्रामोडल डिस्पर्जन का मटेरियल डिस्पर्जन वाला केस पढ़ा था। आज हम लोग इंट्रामोडल डिस्पर्जन का सेकंड केस पढ़ते हैं। सेकंड केस बिलोंग करता है वेव गाइड डिस्पर्जन। तो सबसे पहले जानते हैं कि वेव गाइड डिस्पर्जन होता क्या है। वेव गाइड डिस्पर्जन को समझने के लिए हमारे पास इसको ऑब्वियसली क्रोमैटिक डिस्पर्जन का ही टाइप है ना। तो वेव गाइड जो है वो वेव गाइड के जो इफेक्ट्स हैं वो भी आपका क्रोमैटिक डिस्पर्जन जो है वो जनरेट करते हैं। और रीज़न क्या होता है कि अगर मैं वेव गाइड इफेक्ट की वजह से क्रोमैटिक डिस्पर्जन हो रहा है तो बेसिकली वेव गाइडिंग का जो इफेक्ट है वो ग्रुप वेलोसिटी में वेरिएशन लेकर के आएगा किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ या एक ग्रुप ऑफ वेवलेंथ्स के लिए किसी एक पर्टिकुलर मोड में। फॉर एग्जांपल मेरे पास कई सारे मोड हैं जो मेरी ऑप्टिकल वेव गाइड में ट्रैवल कर रहे हैं। तो देयर मे बी सम केसेस इन विच एक पर्टिकुलर मोड में मेरा वेलोसिटी अलग है और दूसरे पर्टिकुलर मोड में उस वेव की वेलोसिटी अलग है ना। उस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए मेरी वेव के वेलोसिटी अलग है। तो अगर ऐसा है तो रिजल्टेंट वेलोसिटी डिफरेंट होगी यानी ग्रुप वेलोसिटी डिफरेंट होगी और उस ग्रुप वेलोसिटी की वजह से मुझे वेव गाइड डिस्पर्जन मिलेगा। अगर मैं रे थ्योरी को देखूं तो रे थ्योरी में मेरे पास दो वेव्स हैं जो मैं इजीली कंसिडर कर सकता हूं। एक वेव जो मेरी एक्सिस से पास हो रही है और दूसरी वेव जो मेरी किसी एंगल पर पास हो रही है। तो अगर उन दोनों के बीच में मैं डिफरेंस देखूं तो वो दोनों के बीच में एक डिफरेंस है कि अलग अलग इंस्टेंट्स पर अलग अलग टाइम पर वो वेव आउटपुट पर पहुंचेगी। अगर एक वेव बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फाइबर एक्सिस से जा रही है तो ऑटोमेटिकली इट विल टेक मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम और एक दूसरी वेव जो कि कोर क्लैडिंग इंटरफेस से रिफ्लेक्ट होते हुए फिर वो आउटपुट पर पहुंच रही है तो इट विल टेक मोर टाइम क्योंकि उसका पाथ ज़्यादा बढ़ गया। तो ऐसे केस में अगर मैं केवल उन दो रेज को ही देखता हूँ तो वो दोनों की दोनों रेज बेसिकली मुझे क्या प्रोवाइड करेंगी, मुझे प्रोवाइड करेंगी एक अलग अलग वेलोसिटी क्योंकि अलग अलग टाइम पर अलग अलग इंस्टेंट पर आउटपुट पर मेरे को वो वेव रिसीव हो रही है और उसके रिजल्ट से ही मुझे क्या मिलेगा, डिस्पर्जन मिलेगा। सिंगल मोड प्रोपगेशन कांस्टेंट अगर सिंगल मोड में अगर प्रोपगेशन कांस्टेंट बीटा है तो वेव गाइड डिस्पर्जन तब होता है जब डी स्क्वायर बी बाई डी लैम्डा स्क्वायर जो है वो जीरो नहीं होता है ना। यानी अगर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोपगेशन कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ अगर जीरो नहीं है तो मेरा वेव गाइड डिस्पर्जन होगा। मल्टी मोड फाइबर के अंदर हम देखते हैं कि मेजॉरिटी जो मोड्स हैं, मेजर जो मोड्स हैं वो कट ऑफ से बहुत दूर ट्रैवल करते हैं। मतलब सपोज अगर मैं मल्टी मोड फाइबर की बात करता हूँ तो मल्टी मोड फाइबर में मुझे पता है कि काफ़ी सारे मोड्स उसके अंदर ट्रैवल करते हैं, जैसे नाम से ही पता है मल्टी मोड। तो ऐसे केस में हम ये बोलते हैं कि वेव गाइड डिस्पर्जन से ऑलमोस्ट फ्री होता है वो, ठीक है। और वो बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू मटेरियल डिस्पर्जन। मल्टी मोड की बात कर रहा हूँ मैं, केवल मल्टी मोड में ये बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू मटेरियल डिस्पर्जन। और ये लगभग कितना होता है, 0.1 से 0.2 नैनो सेकेंड्स पर किलोमीटर होता है, ठीक है। लेकिन अगर सिंगल मोड फाइबर की बात करूँ तो सिंगल मोड फाइबर में मुझे पता है कि जो मैकेनिज्म है डिस्पर्जन की, उसको मुझे आइडेंटिफाई करना कि बेसिकली कौन सा मोड कौन से पाथ को फॉलो करके आ रहा है ना, वो बड़ा डिफ़िकल्ट है। क्योंकि सिंगल मोड में केवल एक ही मोड है ना। जब एक मोड है तो वो, जैसे अगर मैं मल्टी मोड की बात करता हूँ तो मल्टी मोड में मुझे पता है कि किस पर्टिकुलर फाइबर के पोर्शन में मैक्सिमम पार्ट ऑफ एनर्जी मेरे को मिलेगा। लेकिन सिंगल मोड में मुझे पता है कि वो थ्रू आउट सब जगह एनर्जी सेम मिलेगी। तो अगर मुझे पता है कि सब जगह एनर्जी, ऑप्टिकल एनर्जी सेम मिल रही है, इसका मतलब वो सिंगल मोड हो गया। अब उस पूरे पोर्शन में कौन सा ऐसा पार्ट है जिस पार्ट में मेरे को रिफ्लेक्टेड वेव मिल रही है या डायरेक्ट वेव मिल रही है ना, जो फाइबर एक्सिस से पास हो रही है या जो कोर क्लैडिंग इंटरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद आ रही है, उसको डिफ्रेंशिएट करना मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन मल्टी मोड में मुझे पता है कि अगर सपोज मल्टी मोड है और मैं ये मोड लेकर के चल रहा हूँ
तो उस मोड के लिए करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो एनर्जी का मुझे डायग्राम पता है कि ऑप्टिकल एनर्जी किस एरिया में मैक्सिमम है, डेंस है ना। तो वहाँ पर मैं अपने सोर्स को रख लूँगा, तो उसको एक तरीके से फाइंड आउट करना आसान है, और अगर मुझे फाइंड आउट करना आसान है तो मैं उसको नेग्लेक्ट भी कर सकता हूँ, नेग्लिजिबल भी बना सकता हूँ, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा नहीं है, इतना ही है बस। तो उसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल भी नहीं है, ना कोई फॉर्मूला है। तो हम वेव गाइड डिस्पर्जन को देखें तो वेव गाइड डिस्पर्जन बेसिकली अलग अलग वेव्स की वजह से होता है। मल्टी मोड में ये ज़्यादा होता है, सिंगल मोड में ये कम होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है? अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरमोडल डिस्पर्जन। इंटरमोडल डिस्पर्जन में हम लोग, जैसे अभी हमने लास्ट कैटेगरी पढ़ी थी इंट्रामोडल डिस्पर्जन, वैसे ही अगली कैटेगरी है इंटरमोडल डिस्पर्जन। अगर मैं पल्स ब्रॉडनिंग देखूं, यानी जो डिस्पर्जन है वो पल्स ब्रॉडनिंग, अगर वो अलग अलग वेव्स या अलग अलग मोड्स की ट्रैवल करने की वजह से जो डिले आता है कि एक वेव मेरी एक टाइम पर पहुंच रही है, दूसरी वेव उसी सोर्स से निकली हुई दूसरी वेव कुछ और टाइम बाद पहुंच रही है, तो जो टाइम डिले है वो टाइम डिले मेरे को बताएगा, इंटरमोडल डिस्पर्जन मुझे कैलकुलेट करके देगा कि बेसिकली वो टाइम डिले है, उसकी वजह से एक इंटरमोडल डिस्पर्जन क्रिएट हो रहा है। मल्टी मोड फाइबर के अंदर इट इज़ कंपैरेटिवली वी कैन से कि इट्स वैल्यू इज मोर। इसको हम मोड डिस्पर्जन या मोडल डिस्पर्जन भी बोलते हैं। यहाँ पर आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इंटरमोडल डिस्पर्जन बोलो, आप मोडल डिस्पर्जन भी बोल सकते हो, या इंटरमोडल डिस्पर्जन भी बोल सकते हो, या मोड डिस्पर्जन भी बोल सकते हो। डिफरेंट मोड्स विच कॉन्स्टिट्यूट पल्स इन मल्टी मोड फाइबर। अगर मैं देखूं अलग अलग मोड्स के अंदर, जब मेरे ऑप्टिकल फाइबर के अंदर एक पल्स जो है वो पल्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होती है अलग अलग ग्रुप वेलोसिटी की वजह से अलोंग द चैनल, तो उसकी वजह से पल्स की विड्थ जो है आउटपुट साइड पर वो डिपेंड करती है कि कितना डिफरेंस है स्लोएस्ट और फास्टेस्ट मोड्स को आउटपुट पर पहुंचने में। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे बोलूं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये ऑप्टिकल फाइबर है ना, ये मेरी कोर फाइबर एक्सिस है, ठीक। अब अगर एक वेव केवल यही पाथ फॉलो कर रही है, ऑब्वियसली इट विल टेक लेस अमाउंट ऑफ टाइम, है ना, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक आउटपुट, ये मेरा इनपुट पोर्ट है, ये मेरा आउटपुट पोर्ट है ना, ये मेरा आउटपुट पोर्ट है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि इट विल टेक दिस अमाउंट, ये पाथ ट्रेवल कर रही है, सपोज इसकी लेंथ है L। अब अगर मैं आपको बोलूं कि एक वेव जो है वो कुछ ऐसे जा रही है फाइबर के, है ना, ऐसे जा रही है, तो आउटपुट साइड पर वो वेव कहाँ मिलेगी, वो वेव ये मिलेगी, है ना। अब आप देखो, अगर मैं इसको बोलूं कि अगर ये वाली लेंथ L है तो ये टोटल लेंथ कितनी होगी। फॉर एग्जाम्पल दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C and this is O and this is suppose D. So you can easily say कि OD is always less than OA plus AB plus BC। आप बता सकते हो ना कि ऐसा होगा, क्योंकि आपका जो कोर एक्सिस वाला पाथ है वो सबसे कम होगा as compared to the other paths that are from the effect of total internal reflection from the core cladding interface, है ना। तो अगर मुझे ये पता है कि OD ये जो पाथ है ये पाथ शॉर्टेस्ट है और ये बाकी जो भी पाथ है ये लॉन्गेस्ट है। अब जरूरी तो है नहीं कि केवल यही पाथ फॉलो करे, देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि वो ये पाथ फॉलो करे, है ना। अब अगर ये पाथ फॉलो करेगा तो ऑटोमेटिकली it will be taking larger distance as compared to OA BC, है ना। Suppose this is A dash, B dash, C dash, D dash, etc. है ना, E dash and F dash. So obviously you can say that it is also less than OA dash plus A dash B dash plus B dash C dash
प्लस डी डैश ई डैश प्लस ई डैश एफ डैश। यू कैन ईजिली से कि ये पाथ मेरा जो है वो कम होगा। अब अगर मैं केवल ये दो वेव देखूँ, कोई सी भी दो वेव देख लो, एक ये जो कि आसान है ना, एक ये वाली वेव ओडी है ना, एक्सियल रे, और दूसरी है ये वाली एक सिंगल रिफ्लेक्शन मेरे को मिल रहा है कोर क्लैडिंग पर, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। ठीक है, तो आप देखो इसका पार्ट डिफरेंस, इन दोनों वेव्स के बीच में जो पार्ट डिफरेंस है वो पार्ट डिफरेंस कुछ होगा, और उन पाथ डिफरेंस मतलब अगर मैं देखूं स्लोएस्ट मोड कौन सा होगा, जो सबसे धीरे, जो लेट पहुंच रहा है ना, जो लेट पहुंच रहा है मतलब ये वाला स्लोएस्ट होगा, उससे स्लोएस्ट होगा ये वाला, स्लोएस्ट मोड होगा ये वाला, और फास्टेस्ट मोड होगा ये वाला क्योंकि ये सबसे जल्दी पहुंच रहा है। तो उन दोनों के वेलोसिटी, उन दोनों के अलग अलग ट्रैवल करने की वेलोसिटी से मुझे अलग अलग ग्रुप वेलोसिटी मिलेंगी, क्योंकि वो वेव जो है वो अलग अलग ग्रुप वेलोसिटी से ऑप्टिकल फाइबर के अंदर मूव करेंगी, और उसकी वजह से जो मुझे को डिस्पर्जन मिलेगा दैट विल बी इंटरमोडल डिस्पर्जन। Dispersion mechanism creates a fundamental difference between the overall dispersion of the three types of fibers. मेरे पास तीन फाइबर्स हैं, है ना, पहला सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स, दूसरा मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स, तीसरा मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स। तो डिस्पर्जन मैकेनिज्म इन तीनों ही फाइबर के केस में ये एक फंडामेंटल डिफरेंस क्रिएट करता है कि बेसिकली वो किस टाइप का फाइबर है और किस टाइप के फाइबर में इंटरमोडल डिस्पर्जन सबसे ज़्यादा होगा। अगर मैं बात करूं मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर की, तो मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर जो है लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरमोडल डिस्पर्जन मुझे देता है एज कंपेयर टू अदर टू फाइबर्स, और इसकी वजह से मुझे मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर के अंदर सबसे ज़्यादा पल्स ब्रॉडनिंग मिलती है ना। देखो अगर ये ग्रेडेड इंडेक्स होता तो ग्रेडेड इंडेक्स में क्या होता है, मेरी वेव कोर क्लैडिंग सरफेस से पहुंचने से पहले ही बैंड कर जाती है। इट विल बी बेंडिंग फ्रॉम बिफोर दी कोर क्लैडिंग इंटरफेस, है ना। और अगर किसी और एंगल पर है तो वो शायद ऑलमोस्ट एक्सियल रे वाला ही पाथ फॉलो करे, बिकॉज एक्सियल पर हम, एक्सिस पर हम बोलते हैं कि इसका मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ऐसे केस में जब वो ज़्यादा बेंडिंग कर रही है, पहले ही बेंड कर जा रही है बिफोर रीचिंग टू कोर क्लैडिंग इंटरफेस, ऐसे केस में हमारे नंबर ऑफ मोड्स कम ट्रैवल करेंगे कंपैरेटिवली, है ना। फाइबर की बेंडिंग जल्दी हो जाएगी, और फाइबर की बेंडिंग जल्दी होने की वजह से हम क्या बोलेंगे, सॉरी, वेव की बेंडिंग जल्दी हो जाएगी, तो उस वेव की बेंडिंग जल्दी होने की वजह से हम बोलेंगे कि द पार्ट डिफरेंस will be smaller as compared to the path difference between multi mode step index fibers। तो इसकी वजह से हम ये बोलेंगे कि मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में ज़्यादा इंटरमोडल डिस्पर्जन होता है। उसके बाद अगर इंटरमोडल डिस्पर्जन की बात करूं मल्टीमोड फाइबर में, तो हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं अगर मैं एक ऑप्टिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल बना पाऊँ। और उस ऑप्टिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल को बनाने के लिए मैं ये बोलता हूँ कि मुझे ऑलमोस्ट पैराबोलिक प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। ठीक है, जब मैंने आपको स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर्स बताए थे तो मैंने आपको एक प्रोफाइल्स बताई थी, है ना। आपको ध्यान होगा स्टेप इंडेक्स के लिए हम क्या बोलते हैं कि कोर और क्लैडिंग के लिए, सपोज ये कोर है, सॉरी ये क्लैडिंग है और ये कोर है ना। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कांस्टेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरी क्लैडिंग है, ये वाला मेरा क्लैडिंग वाला पोर्शन है, ये मेरा कोर है, दिस इज कोर एंड द रिमेनिंग इज क्लैडिंग। ये भी क्लैडिंग है और ये भी क्लैडिंग है ना। अब अगर मैं बात करूं तो ये मेरा स्टेप इंडेक्स प्रोफाइल है क्योंकि कांस्टेंट है कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थ्रू आउट दी कोर। लेकिन अगर मैं बात करूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ मैंने ऐसा ले लिया कोर का, है ना, तो ये मेरा क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दैट इज कांस्टेंट, है ना। लेकिन जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज ऑफ दी, क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर प्रोफाइल। ठीक है, अगर यही सेम पैराबोलिक प्रोफाइल का होता, पैराबोलिक प्रोफाइल का होता कुछ इस टाइप से, मैक्सिमम होता मेरा कोर की एक्सिस पे और उसके बाद यहाँ पर मेरा मिनिमम हो रहा था। तो अगर मैं ऐसा फॉलो करता हूँ कि अगर ये पैराबोलिक प्रोफाइल का मैं अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेकर के चलता हूँ तो मुझे जो इंटरमोडल डिस्पर्जन है वो क्या कहते हैं, सबसे उसको हम कम कर सकते हैं, मे बी रिड्यूस्ड, अगर मैं एक पैराबोलिक प्रोफाइल लेकर के चलूँ। और पैराबोलिक प्रोफाइल यूजुअली किस टाइप की होती है, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर की
होती है। तो अगर मैं अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल को स्टेप इंडेक्स वाले फाइबर के लिए अगर मैं उसकी प्रोफाइल को क्या बना दूं, स्टेप इंडेक्स ना मान करके उसको पैराबोलिक प्रोफाइल का मान करके चलूं, मतलब उस फाइबर को मैं ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर वाला कंसिडर करूं या बना पाऊं, तो ऐसे केस में इंटरमोडल डिस्पर्जन मेरा सबसे कम होगा। अगर मैं ओवरऑल पल्स ब्रॉडनिंग देखूं मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर की, तो वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर की। और आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि इट इज ऑलमोस्ट लेस देन 100 विद 100 फैक्टर। ठीक है, मतलब अगर मैं पल्स ब्रॉडनिंग देखूं, पल्स ब्रॉडनिंग इन स्टेप इंडेक्स फाइबर इज, अगर मैं ये बोलूं, है ना, और एक तरफ लिख रहा हूं मैं पल्स ब्रॉडनिंग ड्यू टू ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, तो आप मुझे बताओ कि 100 किधर आएगा, इधर आएगा या इधर आएगा? पल्स ब्रॉडनिंग ड्यू टू स्टेप इंडेक्स इज लार्जर, दैट मीन्स 100 टाइम्स यहाँ आएगा, है ना। तो 100 टाइम्स ऑलमोस्ट के और लगा लो, मे बी 1 और मे बी 1.5, मे बी 1.23, जो भी है वैल्यू कुछ हो सकती है, ऑलमोस्ट 100 टाइम्स क्या कह सकते हैं, इसकी जो पल्स ब्रॉडनिंग है वो कम होती है स्टेप इंडेक्स फाइबर के कंपैरिजन में। नेक्स्ट इज, अगर मैं मल्टी मोड फाइबर के सोर्स देखूं, तो ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर और मल्टी मोड फाइबर इंडेक्स के बीच में एक बैंडविड्थ का एडवांटेज होता है मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर के केस में। ठीक है, the graded index fiber used with a multi-mode source give tremendous bandwidth advantage। अगर मैं graded index fiber को यूज करूंगा एक मल्टी मोड सोर्स के साथ, तो मुझे मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर के कंपैरिजन में एक लार्जर बैंडविड्थ मेरे को उस ऑप्टिकल फाइबर के केस में मिलेगी विदाउट द मच इफेक्ट ऑफ पल्स ब्रॉडनिंग। ठीक है, अगर मैं सिंगल मोड ऑपरेशन की बात करता हूँ, केवल और केवल सिंगल मोड ऑपरेशन की बात करता हूँ, प्योरली सिंगल मोड लिखा है मैंने, तो कोई भी इंटरमोडल डिस्पर्जन नहीं होता। क्यों होगा? हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंटरमोडल डिस्पर्जन मुझे मिल रहा है दो अलग अलग वेव्स के पाथ डिफरेंस की वजह से। अब जब एक ही वेव है, केवल एक ही मोड है, तो ऑब्वियसली उसके केस में दो अलग अलग वेव है ही नहीं, तो पाथ डिफरेंस मिलेगा नहीं। पाथ डिफरेंस नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली क्या नहीं मिलेगा, तो उसकी ग्रुप वेलोसिटी नहीं होगी, ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी सेम होगी। और जब ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी सेम हो, तो ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं, ऐसे केस में हम ये बोलते हैं कि जो हमारा पल्स ब्रॉडनिंग है वो बहुत कम होगी या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी अगर मैं सिंगल मोड ऑपरेशन की बात करता हूँ एज कम्पेयर टू अदर टाइप ऑफ डिस्पर्जन। तो इंट्रा मोडल डिस्पर्जन हो सकता है, पल्स ब्रॉडनिंग अगर होगी तो वो केवल और केवल इंट्रा मोडल की वजह से होगी, इंटर मोडल नहीं मिलेगा अगर मैं सिंगल मोड ऑपरेशन की बात करता हूँ। क्लियर हो रहा बच्चों या नहीं? जल्दी से बताओ। यस सर। बच्चों आवाज आ रही है आप लोगों को? जल्दी से बताओ, क्लियर हो रहा है नहीं? सर यस सर। अब सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर्स में जब केवल एक ही मोड प्रोपेगेट होता है, तो उसकी वजह से ये सबसे कम पल्स ब्रॉडनिंग मेरे को देते हैं और सबसे ज़्यादा उसकी पॉसिबल बैंडविड्थ हो सकती है ना। लेकिन हम बट इन जनरल आर यूजफुली ऑपरेटेड विद सिंगल मोड फाइबर। तो सिंगल मोड फाइबर के कंपैरिजन में हमारे ये ज़्यादा एक तरीके से ऑपरेट किए जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं, कंपैरिजन करूं इंटर मोडल डिस्पर्जन का मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स और मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स में, तो बेसिकली मुझे उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा और ऑप्टिकल रे उस पर्टिकुलर फाइबर के अंदर किस टाइप की हो रही हैं, किस टाइप से वो बेसिकली ट्रैवल कर रही हैं, वो चीज़ मेरे को देखनी पड़ेगी कि बेसिकली वेव का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है ना। कि अगर मैं मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स में बात करूं, तो मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स के केस में वेव का जो पाथ है वो किस डायरेक्शन में है, और अगर मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स की बात करूं तो वेव स्ट्रक्चर या जो वेव का पाथ है उसके अंदर ऑप्टिकल रे का वो किस तरीके का है, तो हमें वो देखना पड़ेगा दोनों के केस में अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम ये कहते हैं कि सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स के केस में सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर के अंदर इंटर मोडल डिस्पर्जन होता ही नहीं है,
तो मेरे पास 3 फाइबर में केवल 2 कैटेगरी बची। एक बची मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स और दूसरा बचा मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स। तो सबसे पहले हम मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर के अंदर इंटरमोडल डिस्पर्जन देखेंगे कि वो किस टाइप का होता है, एंड देन वी विल सी द मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के बीच में के केस में इंटरमोडल डिस्पर्जन मेरा कैसा होता है। ठीक है, तो हम वन बाय वन विल स्टडी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। तो मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में हम लोग ये बोलते हैं कि जो फास्टेस्ट और स्लोएस्ट मोड है उन दोनों ही रे को हम लोग ये चेक करते हैं बेसिकली कि उन दोनों के मोड्स के बीच में, उन दोनों रेज के बीच में टाइम डिले कितना आ रहा है। ठीक है, उस टाइम डिले की वजह से हम लोग वो डिले आइडेंटिफाई करेंगे दोनों टाइम के बीच, दोनों रे के बीच में डिले कितना है, और फिर उस डिले के हिसाब से वील कैलकुलेट द ब्रॉडनिंग ऑफ द पल्स। ठीक, तो कैसे करेंगे? अगर आप इस इमेज को देखो, इस इमेज में मैंने एक चीज़ कंसिडर करी है कि मैंने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मेरे को मिलता है जब मैं क्रिटिकल एंगल या उससे ज़्यादा एंगल पर वेव इंसर्ट करता हूँ, है ना। तो मैंने मिनिमम क्रिटिकल एंगल पर एक वेव इंसर्ट करी है, तो ऑटोमेटिकली मेरे को क्या मिला है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिला है। तो एक वेव जो कि केवल और केवल फाइबर एक्सिस से पास हो रही है, ये वाली वेव, ठीक है, ये एक्सियल रे मैंने मेंशन करी है, एक्सियल रे, ठीक है। और दूसरी वेव जो सबसे ज़्यादा पाथ ट्रेवल करेगी वो वाली वेव होगी जो आपकी क्रिटिकल एंगल पर ही इंसिडेंट हो रही है कोर क्लैडिंग इंटरफेस पर, है ना। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा अगर कोई एंगल होता है ना, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा अगर एंगल होता है तो वो कुछ इस टाइप का होगा, वो कुछ इस टाइप का होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल ये है, तो आप ध्यान से देखो, ये वाला एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है ना, लेकिन ये वाला पाथ जो है वो कम ट्रेवल करेगा। तो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा होगा? सबसे लॉन्गेस्ट पाथ वाला होगा जब मैं अपनी वेव को क्रिटिकल एंगल पर ही इंसर्ट करा रहा हूँ कोर क्लैडिंग इंटरफेस पर। तो मैंने केवल 2 रे कंसिडर करी हैं, एक जो कि मेरी कोर क्लैडिंग इंटरफेस पर क्रिटिकल एंगल पर ही इंसर्ट होती है, दूसरी जो सीधे सीधे फाइबर की कोर एक्सिस से पास हो रही है। तो अगर मैं इन 2 रे को देखूंगा तो ये दोनों की दोनों रेज में मेरे को मैक्सिमम डिफरेंस मिल सकता है। ये वाला मोड होगा फास्टेस्ट मोड जो कि एक्सियल रे के थ्रू ट्रेवल होगा, और जो स्लोएस्ट मोड होगा वो होगा मेरा जो मेरी क्रिटिकल एंगल पर जो वेव ट्रेवल हो रही है कोर क्लैडिंग इंटरफेस पर, वो मेरा स्लोएस्ट मोड होगा, क्योंकि ये लार्जेस्ट, ये लॉन्गेस्ट पाथ ट्रेवल करेगा विद इन द फाइबर। क्लियर हो रहा है ना बच्चों? फास्टेस्ट और स्लोएस्ट मोड पता लग गया आपको? फास्टेस्ट मोड कौन सा होगा, स्लोएस्ट मोड कौन सा होगा? जल्दी से बताओ। यस सर। अगर मैं इन दोनों के बीच का डिले डिफरेंस निकाल लूं तो मैं उसका एस्टिमेशन कर सकता हूं कि बेसिकली पल्स की ब्रॉडनिंग कितनी हो रही है इस इंटरमोडल डिस्पर्जन के केस में उस पर्टिकुलर फाइबर के अंदर। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इन दोनों वेव्स को ये देखूंगा बेसिकली कि मैं किस तरीके से अपनी कैलकुलेशन कर सकता हूँ। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना जरा, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। अगर मैं दोनों की दोनों वेव को ट्रैवल करूं और ये बोलूं, दोनों की वेव को ट्रेस करूं और ये बोलूं कि दोनों ही वेव सेम वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है, और कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव इंडेक्स फाइबर का कोर है, तो कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोर है, यानी स्टेप इंडेक्स प्रोफाइल है। ठीक है, तो जो डिले डिफरेंस है वो डायरेक्टली रिलेटेड होगा किसके बीच में? जो दोनों ही वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस है, पाथ लेंथ के बीच में जो डिफरेंस है। इसीलिए हमने क्या बोला कि एक टाइम टेकन फॉर द एक्सियल रे टू ट्रैवल अलोंग द फाइबर ऑफ लेंथ एल गिव्स द मिनिमम डिले टाइम, दैट इज टी मिनिमम। क्योंकि जितना भी टाइम डिले होगा वो मिनिमम होगा अगर मैं एक्सियल रे के लिए देखूंगा। एक्सियल रे के लिए अगर डिले आता है तो वो मिनिमम डिले होगा, और अगर मैं एक दूसरी रे के लिए देखूं तो वो मैक्सिमम डिले होगा। प्रीवियस वाले, अगर आप इस वाले फिगर में देखो तो अगर इस वाली वेव के थ्रू मैं डिले कैलकुलेट कर रहा हूँ तो ये मैक्सिमम होगा, और अगर मैं इस वाली रे के लिए डिले कैलकुलेट कर रहा हूँ तो ये मिनिमम होगा। ठीक है, और ये जो डिले होता है ना, ये डिले होता है सीधे सीधे हम निकालते हैं डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी।
तो मिनिमम टाइम दैट मीन्स डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है, एल लेंथ का मेरा फाइबर है, देखो फाइबर की लेंथ कितनी है एल, और जो मेरी वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट है ना, तो वेलोसिटी कितनी होती है सी डिवाइड बाई n1, तो एल डिवाइड बाई वेलोसिटी दैट इज सी डिवाइड बाई n1, मुझे क्या मिला एल इंटू n1 अपॉन सी, ये मेरे को क्या मिला, दिस इज द मिनिमम टाइम डिले बिटवीन अ कोर for a ray which is passing through axial which is axial ray, or you can say which is passing through the core fiber axis. Now n1 जो है मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और c मेरी वेलोसिटी ऑफ लाइट है ना, ये तो पता ही है हमें, सब कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। एक्सट्रीम मेरिडियनल रे यानी वो वेव जो मेरी फाई सी पर इंसर्ट हो रही है, क्रिटिकल एंगल पर इंसर्ट हो रही है, वो मैक्सिमम टाइम डिले इंट्रोड्यूस करेगी और उसको हम डिनोट करते हैं टी मैक्स। और टी मैक्स क्या होगा, टी मैक्स विल बी इक्वल्स टू एल डिवाइड बाई कॉस थीटा डिवाइड बाई सी डिवाइड बाई n1। अब ये कैसे आया, देखो अगर मैं ये बोलूँ आपको, देखो जरा ध्यान से देखो इस वाले इमेज में देखो जरा, अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है ना, और फॉर एग्जांपल आपने इतने पोर्शन को एल माना, तो ये क्या होगा बताओ, अगर ये एल है, अगर ये एल है तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, एल कॉस थीटा, इसको एल मत लो आप, इसको आर ले लो, कंफ्यूज हो गए क्योंकि एल तो मैंने लेंथ लिया है, ये क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा, ठीक है। अगर मुझे ये निकालना है और मुझे ये वाली वैल्यू पता है तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे आर निकालना है और मुझे आर कॉस थीटा गिवन है तो मैं क्या करूँगा, सीधे सीधे मैं आर को कॉस थीटा से डिवाइड कर दूंगा, सिंपल, आर कॉस थीटा से कॉस थीटा को डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे आर मिल जाएगा, आर मिल जाएगा ना। तो इसीलिए मैंने ये वाला पाथ निकालने के लिए, क्योंकि वेव जो है वो मेरी ये वाला पाथ ट्रेवल कर रही है, ये प्लस ये, और मैं मान के चल रहा हूँ कि हर जगह इसका इंसिडेंट एंगल कितना है, थीटा ही है, ठीक है, और क्रिटिकल एंगल कितना होगा, ऑब्वियसली फाई सी। तो थ्रू आउट द लेंथ दिस विल बी सेम, दैट कैन बी डिनोटेड, अगर ये एल है तो ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, ऑटोमेटिकली सारे एल होते चले जाएंगे, तो दिस विल बी सिंपली एल डिवाइड बाई कॉस थीटा। अगर ये वैल्यू है मेरी एल, ये वैल्यू है अगर मेरी एल जो कि है आर कॉस थीटा, मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या होगी, सिंपली एल डिवाइड बाई कॉस थीटा, यही मैंने वहाँ पर डिस्टेंस रखी है, ठीक है, ये रखा है मैंने एल डिवाइड बाई कॉस थीटा डिवाइड बाई वेलोसिटी दैट इज सी बाई n1, और वो कितना आ गया मेरा एल डिवाइड बाई सी n1 डिवाइड बाई कॉस थीटा, या एल इंटू n1 डिवाइड बाई सी कॉस थीटा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है ना? यस सर। अब अगर मैं स्नेल्स लॉ देखूं, यस सर। तो स्नेल्स लॉ क्या बताता है मुझे, स्नेल्स लॉ ये बताता है कि कोर और क्लैडिंग के बीच में ये रिलेशन होता है n1 साइन थीटा 1 इक्वल्स टू n2 साइन थीटा 2। तो यहाँ पर मैं क्रिटिकल एंगल साइन फाई सी जो कि 1 है उसको मैं लिख सकता हूँ n2 डिवाइड बाई n1 कॉस थीटा, ठीक है, और वो मैंने अगर यहाँ रख दिया तो इसको लिख सकता हूँ मैं एल n1 स्क्वायर डिवाइड बाई सी n2, ठीक है। प्रीवियस इक्वेशन में मेरा आ था एल n1 डिवाइड बाई सी कॉस थीटा की वैल्यू रख दी मैंने n1 डिवाइड बाई n2, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया एल इंटू n1 स्क्वायर डिवाइड बाई सी n2, ये मेरी मैक्सिमम डिले आ गया अगर मैं स्नेल्स लॉ को यहाँ पर यूज़ करता हूँ तो। अब जो डिले डिफरेंस आया ना, डिले का डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीम मेरिडियनल रे और एक्सियल रे, वो कैसे निकालेंगे, दैट कैन बी सिंपली कैलकुलेटेड एज द मैक्सिमम टाइम एंड मिनिमम टाइम, है ना। और ये मैंने ये मैक्स वाली वैल्यू ये रख दी और मिनिमम वाली वैल्यू मुझे पता ही थी एल इंटू n1 डिवाइड बाई सी, यहाँ पर मैंने n1 स्क्वायर डिवाइड बाई सी n2 कॉमन ले लिया, तो ये कितना बचा, ये कुछ ऐसे n1 माइनस n2 डिवाइड बाई n1 बचेगा, और यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर पोर्शन को क्या बोल सकता हूँ, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज डेल्टा, है ना। यहाँ पर मैंने अप्रोक्सीमेशन लगाया है, ध्यान रखना, इट इज़ बेसिकली n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर डिवाइड बाई n1 स्क्वायर। यहाँ पर मैंने अगर डेल्टा बहुत छोटा है तो मैं इसको अप्रोक्सीमेट कर सकता हूँ कुछ तरीके से, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, डेल्टा टी एस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज दिस। तो यहाँ से मैं अपने टाइम की कैलकुलेशन कर सकता हूँ, यहाँ पर जो डेल्टा है वो मेरा रिलेटिव
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस है ना। अगर मेरा डेल्टा बहुत छोटा हो तो मैं डेल्टा को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। लॉजिकली जो मेरा डेल्टा होता है वो क्या होता है, दैट विल बी n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर डिवाइड बाई n1 स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको देखूँ तो ये हो जाएगा n1 डिवाइड बाई 2n1 स्क्वायर होता है, ठीक, n1 प्लस n2 और n1 माइनस n2 डिवाइड बाई 2n1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये डिफरेंस, या अब चूंकि n1 और n2 के बीच में जो डिफरेंस है वो मेरा ऑलमोस्ट सेम है, बहुत कम डिफरेंस है, क्योंकि रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में बोल रहा हूँ कि दिस इज वेरी स्मॉल, देन इन बोथ द केसेस इट कैन बी इक्वेटेड एज, ये तो दोनों हो जाएंगे n1 प्लस n2 यानी n1, इससे ये कट जाएगा 2 n1 और ये बचेगा n1, और चूंकि n1 और n2 सेम है तो आई कैन राइट इट एज n1 माइनस n2 डिवाइड बाई n1 या n1 माइनस n2 डिवाइड बाई n2। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको लिखने से अपने फॉर्मूले को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया और कुछ नहीं, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से भी अपने इस एक्सप्रेशन को लिख सकता हूँ। ये क्लियर है बच्चों, जल्दी से बताओ, क्लियर है ना। अगर मैं ध्यान से देखूं तो डेल्टा टी एस क्या था, एल एन वन डिवाइड बाई सी n1 माइनस n2 डिवाइड बाई n2, और n1 और n2 को अगर मैं काट दूं, ठीक है, या अगर मैं इसको लिख दूं सीधे सीधे कि ये मेरा हो गया डेल्टा, तो मेरा क्या हो जाएगा एल एन वन डेल्टा अपॉन सी, ये मेरा डेल्टा सी आ जाएगा, ठीक है। अगर n1 और n2 मैं लास्ट टाइम जब मैंने डिराइव करा तो क्या रहा था, एल एन वन स्क्वायर डेल्टा अपॉन सी n2। अब अगर n1 और n2 सेम है तो वी कैन कट दिस विद वन पावर, तो वी इजीली कैन डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ L इंटू n1 इंटू डेल्टा डिवाइड बाई सी, ठीक है बच्चों, क्लियर है। जल्दी Yes, बोलो, sir. ठीक है। और अगर मैं इस डेल्टा की वैल्यू को अपने न्यूमेरिकल अपर्चर वाले फॉर्मूले में रखता हूँ तो ऑटोमेटिकली मैं इस एक्सप्रेशन को भी डिराइव कर सकता हूँ। ये मेरा टाइम डिले इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर निकालने का पता लग गया मुझे, कि अगर मेरे को ऑप्टिकल फाइबर की लेंथ पता है, मेरे को ऑप्टिकल फाइबर के न्यूमेरिकल अपर्चर पता है, उसकी कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, और ये तो सी तो मुझे पता ही है, तो आई कैन ईजिली कैलकुलेट कि मिनिमम और मैक्सिमम मोड के बीच में या फास्टेस्ट और स्लोएस्ट मोड के बीच में जो डिले है टाइम का वो कितना है, दैट इज गिवन बाय डेल्टा टी एस, एंड दैट इज नथिंग बट L डिवाइड बाई 2n1c na स्क्वायर, वेयर na इज द न्यूमेरिकल अपर्चर, ठीक है बच्चों। इसको भी हम डिराइव कर सकते हैं इजीली, पुराने फॉर्मूले हैं सारे के सारे। अब अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पर अप्रोक्सीमेट लगाया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैं डेल्टा या na लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन, ठीक है। तो मैक्सिमम पल्स ब्रॉडनिंग अगर मुझे देखनी है मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर के केस में, तो वो मुझे देखना पड़ेगा कि उन दोनों ही वेव्स के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है टाइम में। अगर मैं परफेक्ट स्टेप इंडेक्स फाइबर देखता हूँ, है ना, तो उसके केस में जो इंटरमोडल डिस्पर्जन है ऑप्टिकल फाइबर के केस में, आरएमएस पल्स ब्रॉडनिंग रूट मीन स्क्वायर एवरेज सेंस में हम निकालते हैं इसको हमेशा, है ना, कि थ्रू आउट दी ऑप्टिकल फाइबर पल्स ब्रॉडनिंग बेसिकली कितनी हो रही है, एंड दैट कैन बी कैलकुलेटेड इजीली यूजिंग द डिस्पर्जन मैकेनिज्म, जो हम अभी इसको इस मैथमेटिकल एनालिसिस के थ्रू देख चुके हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब जरा आप इस फिगर को देखो, इस फिगर में मैंने ये बोला कि मेरी एक रेक्टेंगुलर पल्स थी, और रेक्टेंगुलर पल्स मेरी जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस आया डेल्टा टी एस का। तो डेल्टा टी एस का डिफरेंस आया, लॉजिकली वो इस टाइम पर आनी चाहिए थी, लेकिन वो डेल्टा टी एस का डिले आ रहा है, दिस इज डेल्टा टी एस। और अपनी सिंप्लिसिटी के लिए मैंने क्या माना कि ये ऑरिजिन से थोड़ा सा इधर शिफ्ट हुई और ऑरिजिन से थोड़ा सा इधर शिफ्ट हुई, मतलब पल्स की ब्रॉडनिंग यूनिफॉर्मली दोनों डायरेक्शन में हुई, इधर की तरफ भी और इधर की तरफ भी, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो ऑटोमेटिकली वील कंसीडर कि इसका एम्पलीट्यूड कितना हो रहा है, 1 बाई डेल्टा टी एस हो रहा है, और डेल्टा टी एस से इसकी ब्रॉडनिंग हो रही है। तो ओवरऑल अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दिस विल बी 1।
हम मान के चल रहे हैं कि ये मेरा जो है यूनिट एरिया की एक इम्पल्स काइंड ऑफ है। आपने सिग्नल सिस्टम में इम्पल्स पढ़े ही होंगे। तो ये जो पी है इनपुट इम्पल्स दैट इज ऑफ यूनिट एरिया, जैसे कि इस फिगर में आपको मेंशन है। ठीक है, अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे ये पता है कि यूनिट इम्पल्स का एरिया जो होता है, एरिया अंडर कर्व फॉर एंटायर टाइम इंटरवल, यानी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, वो कितना होता है? वो होता है 1। तो अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज कर लूं और अपने पल्स ब्रॉडनिंग के लिए आरएमएस पल्स ब्रॉडनिंग की वैल्यू निकालना चाहूं तो आई कैन इजीली कैलकुलेट इट। ठीक है, मैंने यहाँ पर अपनी सिंप्लिसिटी के लिए माना है कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट है, दैट इज 1/Δts, और इसी की वजह से मुझे ये पता लग रहा है कि इसका एरिया कितना है 1। अगर मैं देखूँ तो रेक्टेंगुलर पल्स का एरिया कितना होगा? दैट इज द विड्थ इनटू द हाइट, विड्थ इनटू हाइट। हाइट कितनी है? 1/Δts, और विड्थ कितनी है? Δts। तो अगर मैं 1/Δts की मल्टीप्लाई अगर Δts से कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? मुझे 1 मिलता है, मतलब सीधा सीधा एरिया अंडर कर्व 1 मिलेगा। तो ये लॉजिक तो मेरा यहाँ से वेरीफाई हो रहा है। ठीक, अगर मैं पीटी को देखूं, यानी पल्स मेरी कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रही है, तो मैं बोल रहा हूँ कि पल्स इज नॉट वेरिंग फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, इट इज ओनली अवेलेबल इन द रेंज ऑफ दिस, और उस पूरी रेंज में इसका एम्पलीट्यूड कितना है? कांस्टेंट है, दैट इज 1/Δts। नाउ अगर मैं आरएमएस पल्स ब्रॉडनिंग देखूं फाइबर आउटपुट पर, आउटपुट साइड पर, तो इंटरमोडल डिस्पर्जन की वजह से मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में, तो हम इसको निकालेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन से। किसका? स्टेप इंडेक्स फाइबर का। तो स्टेप इंडेक्स फाइबर का जो स्टैंडर्ड डिविएशन हुआ वो कितना होगा? सिग्मा एस, और उसका वेरिएंस कितना होगा? सिग्मा एस स्क्वायर, यानी फर्स्ट ऑर्डर मीन और सेकंड ऑर्डर मीन, इसको हम इजीली वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्या होगा? बेसिकली दिस विल बी इक्वल टू m2 माइनस m1 स्क्वायर। ठीक है, ये आपको वेरिएंस निकालने का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सेकंड ऑर्डर का मीन माइनस फर्स्ट ऑर्डर के मीन का स्क्वायर। ठीक है, ये टेम्पोरल या मोमेंट बोल दो, सॉरी मीन नहीं है, इट्स मोमेंट, टेम्पोरल मोमेंट। ठीक है, तो टेम्पोरल मोमेंट सेकेंड ऑर्डर का और फर्स्ट ऑर्डर का, उस फॉर्मूले से हम यहाँ पर अपना वेरिएंस निकाल सकते हैं, सिग्मा एस स्क्वायर निकाल सकते हैं। m1 जो है मेरा वो फर्स्ट टेम्पोरल मोमेंट है, और m2 जो है मेरा ये सेकेंड टेम्पोरल मोमेंट है। ठीक है, एंड इट इज इक्वल्स टू द मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द पल्स। तो अगर मुझे मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है बेसिकली, तो मैं फर्स्ट मीन निकालूंगा और दूसरा वाला मीन स्क्वायर निकालूंगा। तो m2 और m1 बेसिकली फर्स्ट टेम्पोरल मोमेंट और सेकंड टेम्पोरल मोमेंट होते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ को समझने के लिए। आप लोगों ने जब कम्युनिकेशन पढ़ा होगा, डिजिटल कम्युनिकेशन, तो वहाँ पर आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी कि एक्सपेक्टेड एरर कितनी है, रूट मीन स्क्वायर एरर कितनी है, वो सारी चीज़ें तो आपको वही सेम फॉर्मूले यहाँ पर थोड़े से रिपीट करने हैं। ठीक है, अगर मैं m1 की वैल्यू देखूँ तो अगर मैं इनपुट पल्स में टाइम की मल्टीप्लाई कर दूँ और फिर उसको इंटीग्रेट कर दूँ तो ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर मोमेंट, टेम्पोरल मोमेंट या मीन आ जाता है। और अगर मुझे क्या निकालना हो, मुझे अगर मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है या सेकंड टेम्पोरल मोमेंट निकालना है, तो मैं टी स्क्वायर की इनपुट पल्स से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर उसको इंटीग्रेट कर दूं, तो ये सेकंड ऑर्डर टेम्पोरल मोमेंट या मीन स्क्वायर वैल्यू मुझे मिल जाती है। तो उस तरीके से मैं सारी वैल्यूज कैलकुलेट करूँगा और फिर उसके बाद मैं अपने इन वेरिएंस को या अपना डिले निकालूँ। मीन वैल्यू m1, देखो मीन वैल्यू m1 कितनी है? दैट इज 0। 0 क्यों है? आप ध्यान से देखो, जो मैंने ये स्क्वायर पल्स बनाई थी, ये जितना इधर है उतना ही इधर है। मीन वैल्यू यहाँ पर है ना, मीन वैल्यू सेंटर किस पॉइंट के अराउंड सेंटर्ड है वो, है ना, तो वो टाइम t इक्वल टू 0 के अराउंड सेंटर्ड है, मतलब मैं मीन वैल्यू को बोल सकता हूँ कि ये 0 है। तो अगर मुझे ये पता लग गया कि दिस इज 0, तो देयर इज नो नीड टू calculate it further, it is 0 by default, it is 0, so there is no need to calculate, it is simply 0. Now we are only left with the second temporal mean, that is p square into pit। तो मुझे केवल यही निकालना है और ये क्या हो जाएगा? सीधा सीधा t स्क्वायर pt, और यही मेरा क्या हो जाएगा? सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने सिग्मा स्क्वायर जो बोला आपको, वेरिएंस स्क्वायर,
वो क्या बोला, m2 माइनस m1 स्क्वायर, ये बोला ना। अब इसकी वैल्यू तो है 0, तो जो मेरा वेरिएंस है सिग्मा एस स्क्वायर वो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू ओनली द सेकेंड स्क्वायर म्यू। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, और सॉल्व करने के बाद उस पर्टिकुलर रेंज जो कि मेरी पी आई की रेंज है माइनस डेल्टा टी एस बाई 2 से लेके डेल्टा टी एस बाई 2 तक, उसके लिए सॉल्व कर लूँगा और फिर उसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसका एम्पलीट्यूड कितना था, 1 अपॉन डेल्टा टी एस कॉन्स्टेंट, मैंने टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया और उसको इंटीग्रेट कर दिया, कहाँ से कहाँ तक, माइनस डेल्टा टी एस बाई 2 से डेल्टा टी एस बाई 2 तक। टी स्क्वायर ये तो कॉन्स्टेंट है, इसको ले लेंगे बाहर, है ना। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यूब बाई 3, और टी क्यूब बाई 3 की लिमिट लगा दोगे ये तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा डेल्टा टी एस क्यूब अपॉन 8 माइनस डेल्टा टी एस क्यूब अपॉन 8, वो दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि माइनस टाइम्स है ना, माइनस है ना यहाँ पे, तो हो जाएगा डेल्टा टी एस क्यूब डिवाइड बाई 4, ठीक। और 3 तो बाहर है ही, कोई दिक्कत नहीं है। उससे मैं क्या कर दूंगा, इस वाले डेल्टा टी एस से एक डेल्टा टी एस क्यूब काट दूंगा, तो डेल्टा टी एस स्क्वायर बचेगा। तो डेल्टा टी एस स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1/3 ये बचेगा, तो वी कैन राइट इट एज 1/3 डेल्टा टी एस अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो वी हैव कैलकुलेटेड दैट द वेरिएंस is this. In terms of pulse broadening, the variance is 1/3 times delta ts upon 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसी को अगर मैं अपने सिग्मा एस की वैल्यू निकालना चाहूँ तो सिग्मा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू, मैं वाली सारी वैल्यू रख दूंगा, है ना। अभी जो मैंने पहले डिराइव करा था, क्या डिराइव करा था, डेल्टा टी एस की वैल्यू डिराइव करी थी, कितनी करी थी, एल n1 डेल्टा अपॉन 2√3c, है ना। यहाँ पर मैंने डेल्टा टी एस के स्क्वायर की वैल्यू रख दी, ठीक है। तो डेल्टा टी एस स्क्वायर रखा, अगर मैं सीधे सीधे सिग्मा एस की वैल्यू निकालूँ तो सिग्मा एस क्या हो जाएगा, सिग्मा एस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1/√3 इंटू डेल्टा टी एस अपॉन डेल्टा टी एस अपॉन 2। डेल्टा टी एस मैंने अभी निकाला ही है, कितना है, डेल्टा टी एस इज ln1 डेल्टा अपॉन सी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस, है ना। तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 1/2√3 से कर देता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये इन टर्म्स ऑफ एन ए दिस एक्सप्रेशन कैन बी कैलकुलेटेड एज दिस। समझ में आ गया बच्चों या नहीं, क्लियर है, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes. ठीक है। अब अगर मैं लगभग इसका एस्टिमेशन देखूं तो आरएमएस इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा एंगल ऑफ इंसिडेंट पर, और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए, एक्सेप्टेंस एंगल से कम होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। एक्सेप्टेंस एंगल यानी वो वाला एंगल जहां पर जो भी वेव आती है वो पूरी की पूरी वेव फाइबर के अंदर ट्रांसमिट हो जाती है, ठीक है। और अगर कोई वेव ऐसी है जो थीटा ए से ज़्यादा एंगल पर इंसिडेंट हो रही है ऑप्टिकल फाइबर की इंटरफेस पर, कोर पर, तो ऑटोमेटिकली वो क्रिटिकल एंगल से कम एंगल बनाएगी, और क्रिटिकल एंगल से कम एंगल बनाएगी तो ऑटोमेटिकली वो वेव मेरी क्लैडिंग के अंदर ट्रैवल करेगी, कोर फाइबर के अंदर ट्रैवल नहीं करेगी। पल्स ब्रॉडनिंग हम देख सकते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेल्टा के और फाइबर लेंथ एल के, है ना। एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सी के, तो ऑब्वियसली सी तो कांस्टेंट है, तो वो तो कांस्टेंट ही एक तरीके से, वो तो केवल उसकी पल्स ब्रॉडनिंग डिपेंड कर रही है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिफरेंस के और फाइबर की लेंथ के। तो जितना भी मैं लेंथ बढ़ाऊंगा ऑटोमेटिकली उसकी पल्स ब्रॉडनिंग बढ़ेगी, प्लस जितना मैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाऊंगा उतनी ही उसकी पल्स ब्रॉडनिंग बढ़ेगी, है ना। अगर मैं इस एल को देखता हूँ तो इस एल की वजह से मैं बैंडविड्थ इनटू लेंथ का एक ट्रेड ऑफ जस्टिफाई करूंगा, क्योंकि अगर मैं लेंथ बढ़ाऊंगा तो ऑटोमेटिकली डिस्पर्जन भी बढ़ेगा, पल्स ब्रॉडनिंग बढ़ेगी। तो ऐसे केस में इंस्टेड ऑफ राइटिंग द bandwidth of a particular fiber, I will try to choose the bandwidth length product। क्यों, क्योंकि हो सकता है बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा हो लेकिन छोटी लेंथ पर भी वो एक इफेक्टिव डिस्पर्जन दे सकता है, या बैंडविड्थ कम है तो ज़्यादा लेंथ पर भी वो कम मेरा पल्स ब्रॉडनिंग देगा।
तो इसलिए मैं एक बैंडविड्थ और लेंथ के बीच में एक ट्रेड ऑफ मेंशन करके चलूँगा हमेशा, ठीक है। और मल्टी मोड फाइबर के, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर के केस में ये वाइड बैंड लॉन्ग हॉल यानी बिटवीन रिपीटर्स, लॉन्ग हॉल को बोलते हैं बिटवीन रिपीटर्स, रिपीटर्स के बीच में, तो हम वाइड बैंड यानी एक लार्जर बैंडविड्थ सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी बेसिकली शो करता है मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, ठीक है। अगर मैं पल्स ब्रॉडनिंग देखूं तो पल्स ब्रॉडनिंग अगर रिड्यूस करनी है, डिस्पर्जन रिड्यूस करना है, इंटरमोडल डिस्पर्जन रिड्यूस करना है, तो मुझे डेल्टा को रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्पर्जन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा। आई कैन नॉट रिड्यूस दी एल ऑब्वियसली, तो आई कैन ट्राई टू रिड्यूस डेल्टा, ठीक है। और इंटरमोडल डिस्पर्जन, अगर मैं एक अच्छी प्रोपेगेशन मैकेनिज्म को यूज करूं ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, तो उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस करा जा सकता है। नाउ एक 2-3 लाइन का टॉपिक और है, उसके बाद वी विल एंड द सेशन। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। डिफरेंशियल एटेनुएशन वेरियस मोड्स में अगर हम देखें तो वो ग्रेटर फील्ड पेनिट्रेशन है हायर ऑर्डर मोड्स का क्लैडिंग के अंदर, है ना, क्योंकि जितने भी हायर ऑर्डर मोड होंगे वो ज़्यादा पेनिट्रेट करेंगे क्लैडिंग के अंदर, और स्लोअर मोड्स जो होंगे वो लार्जर लॉसेस प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जितना भी मोड स्लो होगा उसके उतने ही चांसेस होंगे कि वो क्लैडिंग सरफेस पर ट्रैवल कर जाए। तो अगर क्लैडिंग सरफेस पर क्लैडिंग के अंदर ट्रैवल कर गया तो ऑटोमेटिकली मेरा वो मोड तो लॉस ही हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्टिकल पावर जो मैंने ट्रांसमिट करी थी वो मेरा लोअर ऑर्डर मोड्स में ज़्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू हायर ऑर्डर मोड्स, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट विच टेंड टू कॉन्सेंट्रेट द ट्रांसमिटेड ऑप्टिकल पावर इनटू द फास्टर लोअर ऑर्डर मोड, लोअर ऑर्डर मोड जो फास्टर वेलोसिटी से ट्रैवल करे, यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सियल रे के फॉर्म में ट्रैवल करे, ठीक है। डिफरेंशियल एटेनुएशन मोड इंटरमोडल डिस्पर्जन को कम करते हैं अगर मैं मल्टी मोड ऑप्टिकल लिंक के थ्रू जाता हूँ, और ये प्रैक्टिकली हम इसको देख भी सकते हैं कि इंटरमोडल जो पल्स ब्रॉडनिंग है, यानी एक मोड कपलिंग अगर हो रही है मल्टीमोड फाइबर के अंदर, तो वो बेसिकली इंटरमोडल डिस्पर्जन की का एक बड़ा रीजन हो सकती है, ठीक है। द कपलिंग बिटवीन गाइडेड मोड्स ट्रांसफर द ऑप्टिकल पावर फ्रॉम स्लोअर टू फास्टर मोड। अगर कपलिंग होती है, मोड्स अगर ट्रांसफर होते हैं, मोड 1 की जगह मोड 2 ट्रैवल हो रहा है, तो ऐसे केस में मोड 1 की पावर मोड 2 में चली गई या मोड 2 की पावर मोड 1 में चली गई। इसका मतलब क्या हुआ कि पावर स्लो से फास्टर मोड में चली गई या फास्टर से स्लोअर मोड में चली गई, और ऐसे केस में हमारा कपलिंग हो सकती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कपलिंग अगर हम देखें तो ऑप्टिकल पावर की एक एवरेज स्पीड मुझे शो करेगी कि बेसिकली प्रोपेगेटिंग मोड्स की एक एवरेज स्पीड कितनी है, और अगर ये एवरेज स्पीड के बेसिस पर मैं देखूं तो वो इंटरमोडल डिस्पर्जन को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकता है, और हमें ये बताएगा कि अगर मैं मोड कपलिंग करूं तो ऑटोमेटिकली इंटरमोडल डिस्पर्जन कम से कम हो सकता है, और मेरा फाइबर जो है वो इफेक्टिवली विदाउट एनी मच डिस्पर्जन मैं उसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए यूज़ कर सकता हूँ। एक्सप्रेशन अगर मैं डिले डिफरेंस का निकालूं तो वो होता है लगभग N1 इंटू डेल्टा अपॉन सी इंटू अंडर रूट ऑफ LLC का की पावर हाफ, है ना। अब L तो मेरा लेंथ है और LC जो है वो मेरी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है, जो कि कपलिंग स्ट्रेंथ, मोड कपल हो रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी स्ट्रेंथ के साथ वो कपल हो रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कपलिंग स्ट्रेंथ। हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा कभी ना, इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल आता है, बट कैरेक्टरिस्टिक लेंथ आपको पता होना चाहिए, दैट डिपेंड्स द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कपलिंग स्ट्रेंथ। कपलिंग स्ट्रेंथ इज व्हाट? कपलिंग स्ट्रेंथ टेल मी कि हाउ स्ट्रांगली मोड्स आर कपल्ड विद इन द फाइबर, ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है। अब ये न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को कल कराऊंगा, आज के लिए इतना सफिशिएंट है, ठीक है। वी एंड द सेशन हियर।